नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले तो इस सुनहरी और खूबसूरत नई सुबह की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर हितल पटेल, कंसल्टेंट डेंटल और कॉस्मेटिक एंड लेजर डेंटल सर्जन, आप सभी का इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे स्वागत करती हूँ किरण मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से। दर्शकों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो आइए इस खूबसूरत अवसर पर हम बात करते हैं कुदरत की एक ऐसी अलौकिक रचना स्त्री, जिसे ब्यूटी विद ब्रेन्स भी कहा जाता है, उसके बारे में, उसके स्वास्थ्य संबंधित और ब्यूटी केयर के बारे में। तो हमारे साथ हैं आज किरण हॉस्पिटल के लीडिंग गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रोजी आहिया। डॉक्टर रोजी मैम, आप अपने बारे में दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? मैं डॉक्टर रोजी आहिया, जब से किरण हॉस्पिटल शुरू हुई है तब से यहाँ पे कार्यरत हूँ पिछले 4 सालों से। मेरा वैसे देखा जाए तो 15 साल का एक्सपीरियंस है इस डिपार्टमेंट में। मैं हर तरह की डिलीवरीज करती हूँ, कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज हो, जैसे कि ऑब्स्टेट्रिक आईसीयू में जिस पेशेंट्स को ज़रूरत हो, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस हो या लैप्रोस्कोपी हो, हर चीज़ की ऑब्स्टेट्रिक और गायनेक केसेस का मैं अच्छी तरह से हैंडल कर लेती हूँ। तो मैम, इस अवसर पर, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर, हम वुमेन से रिलेटेड या वुमेनहुड से रिलेटेड जब हम बात करना चाहते हैं तो कई सारे सवाल होते हैं जो हर एक फीमेल एज अ डॉटर, एज अ सिस्टर, एज अ फीमेल फेस करती है। सो वुमेनहुड से रिलेटेड कुछ सवाल हमारे पास आए हैं जिनके संबंधित जानकारी अगर हम उन्हें आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर बताना चाहें तो दैट वुड बी गुड फॉर देयर ओन हेल्थ, सेल्फ केयर, वेल बीइंग। तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि गर्भवती होने के लिए पूर्वव्यापी परामर्श का सर्वोत्तम समय कौन सा होना चाहिए? वैसे देखा जाए तो जनरली आजकल की पब्लिक का ऐसा है कि प्रेगनेंसी हो तो डॉक्टर के पास जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी के पहले, कम से कम 3 महीने पहले डॉक्टर की सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है। जैसे ही प्लानिंग करते हैं कि प्रेगनेंसी चाहिए हमें, ओके, अगले 3 महीने बाद हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, तो उसी समय से गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो बीज बनता है वो 3 महीने पहले से बनना चालू हो जाता है। तो जब प्रेगनेंसी रहती है, वो बीज, जब प्रेगनेंसी उस बीज में रहता है तो वो अच्छे से बने, प्रेगनेंसी अच्छे से वो लेडीज़ की आगे बढ़े, उसके लिए 3 महीने पहले से ही डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी हो जाती है। ओके, दिस इज क्वाइट एन इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट यू हैव गिवन। मैम, गर्भवती होने से पहले कोई टीके की आवश्यकता होती है या नहीं? हाँ, टीके भी कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कि रूबेला वैक्सीन है, हेपेटाइटिस वैक्सीन है, वो हमें देना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि लेडीज़ ने पहले लिया हुआ नहीं होता है। तो ये वैक्सीन्स एटलीस्ट कम से कम प्रेगनेंसी के 3 महीने पहले अगर वो दिया जाए लेडीज़ को, तो उनको प्रेगनेंसी के थ्रू आउट अच्छे से कवर अप हो जाता है और उनको आगे जाके ऐसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। और भी कई चीज़ें होती हैं जो हमें प्रेगनेंसी के पहले से ध्यान रखनी होती है कि अगर लेडीज़ को कोई हाई रिस्क प्रॉब्लम्स है, जैसे कि बीपी है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, तो ये सब 3 महीने पहले से कंट्रोल में रहना चाहिए, ताकि प्रेगनेंसी के टाइम पे ये सब अच्छे से कंट्रोल हो। कुछ दवाइयाँ होती है जो लेडीज़ लेती है, जैसे कि खून पतला करने के लिए वारफरिन लिया जाता है, कभी कभी डायबिटीज़ के लिए टैबलेट्स चालू रहती है। ये सब चीज़ें प्रेगनेंसी में, स्पेशली शुरू के 3 महीने में तो बिल्कुल नहीं अलाउड है, जैसे कि वारफरिन। तो 3 महीने पहले से हमें ये सब मेडिसिन धीरे धीरे करके बंद करके उनके ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस जो प्रेगनेंसी में अलाउड है वो शुरू कर देने चाहिए। कुछ लेडीज़ को कुछ आदतें रहती है कि जैसे कि तंबाकू खाती है या सिगरेट या बीड़ी पीती है, तो वो सब का वेशन बिल्कुल प्रेगनेंसी में अलाउड नहीं है। तो ज़रूरी है कि 3 महीने पहले से ये सब बंद किया जाए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो फॉलिक एसिड रहती है। फॉलिक एसिड एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जब बीज बनना चालू होता है तब से शुरू हो जाना चाहिए। इसीलिए 3 महीने पहले से, प्रेगनेंसी प्लानिंग के 3 महीने टाइम से फॉलिक एसिड की सप्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए। मैम, ये इंफॉर्मेशन एज कि कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, ये सारा तो अभी हमारे दर्शकों को समझ में आ गया है, लेकिन काफ़ी सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी के 2, 3, 4 महीने के बाद डॉक्टर के पास पहुंचती है। तो आपके अनुसार गर्भावस्था में या
जब भी गर्भ धारण हो जाता है तो पहली मुलाकात डॉक्टर के साथ कब होनी चाहिए और उस दौरान उनके साथ क्या बातचीत या क्या होता है, वो आप हमें कुछ विस्तार से समझाएं। नॉर्मली जैसे प्रेगनेंसी का मतलब प्रेगनेंसी सस्पेक्ट करते हैं कि चलो लास्ट पीरियड आया, सपोज फर्स्ट को पीरियड आया, नेक्स्ट फर्स्ट को, और अगर उसकी साइकिल्स रेगुलर है, नेक्स्ट फर्स्ट को उसका पीरियड मिस होता है तो 3 से 4 दिन वेट कीजिए। फिर भी अगर पीरियड नहीं आता है तो गायनेकोलॉजिस्ट का कंसल्ट कर लेना चाहिए। मतलब मिस्ड पीरियड से नेक्स्ट 3-4 दिन में गायनेकोलॉजिस्ट का कंसल्टेशन हो जाना चाहिए। कई बार लेडीज को होता है कि नहीं नहीं डॉक्टर के पास जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, क्या करेंगे, क्या होगा हमारे साथ। ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है, आप आराम से डॉक्टर से मिल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब लेडीज आती है उनका एक डिटेल हिस्ट्री लेते हैं कि पूरा कि अभी उसको क्या प्रॉब्लम्स है, कितने दिन ऊपर चढ़े हैं, उसकी पहले की साइकिल्स कैसी थी, उसकी फैमिली हिस्ट्री, मतलब घर में भाई को, बहन को, मम्मी को, किसी को ऐसे कोई प्रॉब्लम्स वाले बच्चे, मतलब कंजेनाइटल अबनॉर्मैलिटी वाले बच्चे पैदा हुए थे, या उसको कोई पहले बच्चा हुआ था जो मिस हो गया हो, या पहले ऐसे कोई अबनॉर्मल बच्चा पैदा हुआ हो, ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये कई बार रिपीट होता है। तो ज़रूरी है कि हमें पहले से ये सब पहले हम डिटेल हिस्ट्री ले लेते हैं। उसके बाद पेशेंट की एग्जामिनेशन होती है, उसका वेट देखा जाता है, पल्स बीपी चेक किया जाता है, उसका खून का एनीमिया के लिए जनरल चेकअप होता है, कहीं सूजन है क्या, वो सब रेगुलर चेकअप किया जाता है। उसके बाद हम प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन करते हैं जिसको हम ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी से करते हैं इनिशियल शुरू के दिनों में, ताकि हमें पता चले कि बीज बन रहा है कि नहीं, बीज बनने के बाद प्रेगनेंसी बन रही है कि नहीं। शुरू में होता है कि बच्चे की थैली बनती है, उसके बाद फिर उसमें बच्चा बनता है, फिर धड़कन आती है, ये सब फेज वाइज होता है। तो ज़रूरी होता है कि हम हर एक फेज को देखें कि हाँ चलो इस टाइम के हिसाब से ये ग्रोथ बरोबर हो रहा है कि नहीं। ये सब के लिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास आना ज़रूरी हो जाता है। हम गर्भावस्था के दौरान जनरली कितने विजिट्स या कितनी मुलाकातें जो होती हैं वो गायनेकोलॉजिस्ट के साथ इम्पोर्टेंट होती है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार लेडीज को लगता है मैं ठीक हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, क्यों जाना है डॉक्टर के पास, चलेगा मैं घर पे ही रहती हूँ। ऐसा नहीं करना है। कई बार कई प्रॉब्लम्स होती है जो आपको घर बैठे पता नहीं चलती है, वो आप डॉक्टर के पास आओगे तो डॉक्टर को पता चलेगा, वो देखेंगे, फिर वो आपको बता पाएंगे। इसीलिए शुरू के 3 महीने में एटलीस्ट हर 20 से 25 दिन में एक बार चेकअप होना ज़रूरी है। उसके बाद चौथे महीने से 8वें महीने तक हर 15 दिन में, और लास्ट का 9th मंथ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 9th मंथ में हर हफ्ते डॉक्टर का चेकअप बहुत ज़रूरी है। ओके मैम, गर्भावस्था के दौरान व्यायाम या आहार, पौष्टिक आहार जो हर एक लेडीज को लेना चाहिए, उसका, उन दोनों चीज़ों का क्या महत्व है एक प्रेग्नेंट लेडी के लाइफ में, इस पे कुछ विस्तार से आप बताएं तो। हाँ, व्यायाम यानी एक्सरसाइज। कई बार ऐसा होता है घर में लेडीज सीनियर्स जो है वो बोलते हैं कि नहीं आराम करो, 2 महीने तक आराम करो, कोई काम नहीं करना है। ऐसा नहीं है। शुरू के 3 महीने में ठीक है, आराम करो, ज़्यादा वजन नहीं उठाना है, कोई भारी काम नहीं करना है, पर चौथे महीने के बाद रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूरी हो जाती है। रेगुलर वॉकिंग करना चाहिए, रोज़ का एटलीस्ट आधे से पौना घंटा वॉकिंग करना है, एक्सरसाइज करनी है। आप फिजियोथेरेपिस्ट को मिलिए, योगा स्टार्ट कीजिए, जो भी एक्सरसाइजेस आपको वो सिखाते हैं वो रेगुलर कीजिए। एटलीस्ट अपने लिए रोज़ आधा घंटा का टाइम निकालिए। कई बार होता है घर में बच्चे हैं, बड़े लोग हैं, उनके पीछे काम करने में, उनका ध्यान रखने में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं। इसके लिए ज़रूरी होता है एटलीस्ट कम से कम दिन में आधा घंटे का टाइम अपने लिए निकालिए और रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। जहाँ तक खाने का सवाल है, ये भी बहुत ज़रूरी है। शुरू के 3 महीने में होता है कि मुझे खाने का मन नहीं करता, उल्टी होती है, स्मेल आती है, वो सब प्रॉब्लम्स रहते हैं, वो नॉर्मल है, होते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम जाएगा, 3 महीने ख़त्म होंगे, ये सब प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं। लेकिन खाने में ध्यान रखना है, सुबह उठते ही तुरंत पहले कुछ खा लेना। अगर आप 7 बजे भी उठते हो, 7:30 बजे तक कुछ तो पेट में डालना है। उसके बाद पूरे दिन 2-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाते रहना है। तीखा तला हुआ बाहर का बिल्कुल नहीं खाना है। एक साथ हैवी मील नहीं लेना है। नॉर्मली हम जब प्रेगनेंसी नहीं रहती है तो कैसे पूरा लंच करते हैं, रात का खाना खाते हैं, ऐसे प्रेगनेंसी में नहीं चलेगा। प्रेगनेंसी में हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाना है।
मतलब अगर आप दोपहर को 2 चपाती भी खाते हो तो 12 बजे एक खाओ, 2 बजे एक खाओ। शाम को भी डिवाइड कर लो, 6 बजे, 8 बजे। तीखा तला हुआ कुछ भी नहीं खाना है। छोटे छोटे मील्स लो हर 2 घंटे में। रात का खाना 7:30 8 बजे तक हो जाना चाहिए। उसके बाद 10 बजे अराउंड दूध पी के 10:30 बजे तक सो जाना है। ठीक है मैम, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग डाइट पार्ट एंड एक्सरसाइज विच शी हैज टू डू, राइट? सो मैम, अभी हमने ये बताया कि लोग ऐसा बोलते हैं कि ज़्यादा आराम कर लो या आराम नहीं करना चाहिए, तो आराम का भी अपना एक क्या महत्वपूर्ण पार्ट है और किस टाइप का, यानी क्या काम वो कर सकती है या नहीं कर सकती, या कैसा आराम करना है, वो उस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जो लेडीज कंफर्टेबल है, अगर आप कंफर्टेबल हो 9 महीने तक काम कर सकते हो। जहाँ तक आपको लगे कि हाँ प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे हैं, काम कर सकते हो। वर्किंग वुमेन है, अगर उनको बैठ के लंबे समय तक काम करना है तो काम कर सकते हो, लेकिन बीच बीच में थोड़ी देर उठ के चलो, थोड़ा कुछ खा लो, ऐसा ब्रेक लेना है। पर काम 9 महीने तक अगर आप कंफर्टेबल हो तो कर सकते हो। आराम का सवाल है तो रात को एटलीस्ट कम से कम 8 घंटे सोना है। दोपहर को 2 घंटे का सोना, दिन में 10 घंटे सोना ज़रूरी होता है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है आप कैसे सोते हो वो भी इम्पोर्टेंट है। सीधा लेट के नहीं सोना है, हमेशा करवट लेके सोना, लेफ्ट साइड पे ज़्यादा। ओके, जैसे कि मैम प्रेगनेंसी एक काफ़ी ही लंबा समय है जो हर एक फीमेल को पार करना पड़ता है। सो इन दिस वुमेनहुड, दो इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, बट उसमें ऐसा हो जाता है मैम कभी कभी कि किसी को बाहर जाने का मन करता है या कोई यात्रा या ट्रैवल इफ़ शी वांट्स टू डू, तो उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी हो जाते हैं, या कौन से प्रिकॉशन या कौन से ट्रैवल करने चाहिए, कहाँ तक, या कौन से ट्रैवल नहीं करने चाहिए, इस पे आप अगर कुछ बताना चाहेंगे तो? ट्रैवलिंग अगर ज़रूरी है तो कीजिए, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल घर पे बैठना है। ट्रैवलिंग कर सकते हो, पर अगर ज़रूरी है तो अननेसेसरी ऐसा ना हो कि चलो पूरे 9 महीने तक हम घूमते रहे, इससे कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं। और अगर ट्रैवलिंग करना है तो फ्लाइट, क्योंकि आजकल प्रेशराइज्ड एयरक्राफ्ट आ गए हैं तो फ्लाइट ट्रैवलिंग सेफ है। ट्रैवलिंग करना है तो ट्रेन में भी कर सकते हैं। जहाँ तक हो सके रोड ट्रैवलिंग अवॉइड कीजिए, क्योंकि इंडिया के रोड्स के हिसाब से बहुत ऊपर नीचे जर्क्स आते हैं तो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं, तो रोड ट्रैवलिंग अवॉइड कीजिए। मैम, प्रेगनेंसी के दौरान और इवन बेबी डिलीवरी के पहले हमें कुछ टीके इम्पोर्टेंट होते हैं फॉर अ लेडी, सो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? टेटनस का इंजेक्शन, जिसको हम धनुर का इंजेक्शन कहते हैं, वो ज़रूरी है। एक इंजेक्शन हम लगाते हैं, उसके बाद उसका दूसरा डोज आता है, जो 1 महीने से 1.5 महीने के बाद दूसरा इंजेक्शन लिया जाता है। जो पहला इंजेक्शन होता है उसको हम प्लेन टेटनस कहते हैं। दूसरा है, क्योंकि अभी अपने पास दूसरे वैक्सीन अवेलेबल हुए हैं जो हम जिससे हम बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि टेटनस, डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस, इन तीनों को मिला के एक वैक्सीन बना है। जब हम सेकेंड डोज देते हैं वो वैक्सीन में तीनों मिला के लेने चाहिए ताकि बच्चे को ये कॉम्प्लिकेशंस ना हो। ओके, तो मैम वुमेनहुड के बारे में या प्रेगनेंसी के रिलेटेड आपने जो सारी जानकारी दी वो काफ़ी ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट है फॉर एवरी वुमेन एंड फॉर एवरी फैमिली ऑल्सो जो उनकी देखभाल कर रहे हैं। तो एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आप सभी गर्भवती महिलाओं को कोई ऐसी महत्वपूर्ण सलाह कुछ और देना चाहेंगी प्रेगनेंसी और सेल्फ केयर से रिलेटेड? वैसे देखा जाए तो काफ़ी कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। सेल्फ केयर का बोला तो एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि कपड़ों पे ध्यान रखना है। आप जो कपड़े पहनते हो, लूज कपड़े पहनो, कॉटन के कपड़े पहनो, टाइट जीन्स है, बेल्ट्स है, ये सब नहीं पहनना है। हाई हील्स बिल्कुल नहीं पहनने हैं। और एक चीज़ है जो कई बार कई लेडीज़ के दिमाग में रहती है कि जब भी आप चेकअप के लिए आते हो हम सोनोग्राफी करते हैं, तो लगता है नहीं सोनोग्राफी से मेरे बच्चे को नुकसान होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो आप बिल्कुल उस बारे में आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोनोग्राफी प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ है। अगर जब भी ज़रूरी हो तब सोनोग्राफी करनी है। कम से कम 9 महीने में हम 4 इम्पॉर्टेंट सोनोग्राफीज करते हैं। पहली तीसरे महीने में, जिसको हम एंटी स्कैन कहते हैं,
दूसरा 5th मंथ में है। ये सबसे इम्पोर्टेंट सोनोग्राफी है। इसको एनोमली स्कैन कहते हैं, इसको खोटखापन वाली सोनोग्राफी कहते हैं कि इसमें पूरा बच्चा अच्छे से देखते हैं, कहीं पे कोई खोट तो नहीं रह गई है जब बच्चा बन रहा है। तीसरी सोनोग्राफी 7वें महीने में होती है, तब हम बच्चे का ग्रोथ देखते हैं, बच्चे के आजू बाजू पानी कैसे बढ़ रहा है, बच्चे का वजन कैसा है। और लास्ट सोनोग्राफी भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो 9th मंथ में होती है, जिसको हम डॉपलर स्टडी कहते हैं। कई बार 9वें महीने में ऐसा होता है कि बच्चे के आजू बाजू का पानी कम होने लगता है, बच्चे को जो खून पहुंचना चाहिए वो कम होने लगता है। ये सब हमें देखना ज़रूरी है ताकि बच्चे का ग्रोथ अच्छे से हो रहा है, वज़न बढ़ रहा है, पानी बराबर है, उसको खून अच्छे से पहुंच रहा है, ताकि एट द एंड ऑफ 9 मंथ्स हम यही चाहते हैं कि हम एक अच्छी सी सलामत माता को एक अच्छे से स्वस्थ बच्चे के साथ घर भेज सकें। ओके, तो मैम ये हो गई आपकी गायनेक रिलेटेड जो भी सारी क्वेरीज, जो सवाल हमारे पास आए थे हमारे फीमेल दोस्तों से, जिनको सारी इंफॉर्मेशन मैं समझती हूँ कि अब तक मिल चुकी होंगी। इन केस एनी क्वेरीज, कुछ भी आप जानना चाहते हैं डॉक्टर रोजी मैडम से, तो शी इज़ ऑलवेज अवेलेबल ओवर हियर with you at Kiran Hospital, and we thank you all, and we thank madam also to be with us on this International Women's Day. Thank you all. Thank you.